अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक डिस्कशन में है वो एयर पॉल्यूशन एंड प्लांट रिस्पॉन्स। बेसिकली हम एयर पॉल्यूशन को एज स्ट्रेस के तौर पे देखेंगे कि प्लांट्स के ऊपर वो किस तरह स्ट्रेस इंड्यूस करवाते हैं और कैसे वो प्लांट्स उनकी इस सिम्टम्स को शो करते हैं। तो जनरली सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन क्या है, क्योंकि एयर स्ट्रेस है तो इसलिए हम एयर की कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें आप लोगों को पहले से वेल अवेयर हो। तो मेजर कंपोनेंट एयर का जो है वो नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में मौजूद है, वाइल जो सेकंड लार्जेस्ट गैस होती है वो ऑक्सीजन है, अप्रॉक्सीमेटली वो 21% होती है। और ऑर्गन जो है 0.9% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, वाइल अदर गैसेस में से 17% जो हैं, जो 0.17% जो हैं डिफरेंट गैसेस उसमें इंक्लूड होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी में है, 0.03%। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो इस आपके एटमॉस्फेयर में एज अ ग्रीन हाउस गैस के तौर पर वर्क करती है। साथ और भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है। हमारी फूड प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। ऑक्सीजन हमारी लाइफ प्रोसेसेस को, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को प्लांट्स में, एनिमल्स में जो कंडक्ट होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट ऑक्सीजन कोई रेस्पिरेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं है तो बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। फूड प्रोडक्शन रुकेगी, अर्थ का टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा राइज हो सकता है। सो ये प्रोटेक्टिव गैस के तौर पर वर्क करती है, और प्रोडक्शन गैस के तौर पर भी, फूड प्रोडक्शन में भी ये सोर्स के तौर पर पार्ट है। तो हमारा जो टॉपिक आज है कि एयर पॉल्यूशन जो है उसका प्लांट्स के ऊपर इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पॉल्यूशन जो है इसी स्लाइड से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि स्पेसिफिक कंपोजिशन है एयर की। आप अर्ली क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे। इस कंपोजिशन में कोई चेंजेस आपने अगर देखे होंगे तो फ्रैक्शन में देखे होंगे, इसमें कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। यही इसकी सस्टेनेबिलिटी को शो करते हैं। तो इस कंपोजिशन के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन जब आती है, कोई भी एडिशन आती है, तो वो उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है। कोई और गैस का ऐड हो जाना, या इन गैसेस में से किसी गैस का अमाउंट कम हो जाना, या किसी का इंक्रीज कर जाना, वो उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करवाती है। तो क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो डिपेंड करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एयर की कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पॉल्यूशन जो है, एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स की एडिशन है उसके लिए जो डिफरेंट सोर्सेज, उसमें सबसे जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो स्मोक स्टेक्स इन द फैक्ट्री है, यानी कि उनकी जो चिमनी हैं फैक्ट्रियों की जिनसे धुआं निकलता है। और इसे स्टेशनरी सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज एक ही जगह पे प्लेस रहती हैं और अपनी सराउंडिंग एरिया में जहाँ तक उनका इम्पैक्ट जा सकता है ये इस पॉल्यूशन का सोर्स बनती हैं। वाइल उसके बाद सेकंड आती हैं कार एग्जॉस्ट या ऑटोमोबाइल्स जो हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी, जिनका पर्पज़ ये उनके जो कह सकते हैं व्हीकल्स का जो एग्जॉस्ट हैं, जो उनमें बर्निंग होती है फॉसल फ्यूल की, उसके थ्रू जो गैसेस, जो कंबस्शन के आउटकम है, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में एमिट होती हैं, और इनकी जो रिलीज़ है एटमॉस्फेयर में वो एयर पॉल्यूशन का सोर्स बनती है। उसके बाद ऑफ गैसिंग फ्रॉम पेंट्स एक सोर्स है। बहुत सारे पेंट्स जब आप यूज़ करते हो हाउस होल्ड, या ये बिल्ट इन जो स्प्रेज आते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी लिक्विड सब्सटेंसेस होती हैं जो इन्हें वोलेटाइल कंपाउंड्स ऐसे मौजूद होते हैं जो इन्हें लिक्विफाई रखने में, उन्हें लिक्विड की फॉर्म में रखने में हेल्प करते हैं। जैसे हम पेंट्स घर में प्रिपेयर करते हैं तो उनके अंदर हम डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, जिसमें टर्पेंटाइन ऑयल है, मिट्टी का तेल वगैरह ऐड किया जाता है,
जो बाद में लेटर ऑन पेट के ड्राई होने पे वो इवेपोरेट कर जाता है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे वेपर्स हैं जो जनरेट होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन का सोर्स बनते हैं। और प्लास्टिक प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि बहुत सारे इनमें इन इंडस्ट्रीज से या इन सोर्सेज से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं एयर्स के अंदर पॉल्यूशन काज करने में। और उन मोस्ट कॉमन केमिकल्स में से जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एक पोटेंशियल हैजर्ड टाइप की इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो ये पार्ट प्ले करते हैं जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की फॉर्म में एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज के तौर पे वो केमिकल हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एयर की पॉल्यूशन में। अब इन एयर पॉल्यूटेंट्स की टाइप्स को अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो भी जनरेट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी ऑटोमोबाइल से या किसी भी सोर्स से जो जनरेट होते हैं, उनमें प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स में बेसिकली वो होंगे जो डायरेक्टली जनरेट होंगे किसी स्टेशनरी सोर्स से या मोबाइल सोर्स, जैसे ऑटो व्हीकल्स हैं, ये मूव करती रहती हैं, किसी भी प्लेस पे जा सकती हैं और वहाँ पे पॉल्यूशन का सोर्स बन सकती हैं। या नेचुरल सोर्सेज हैं, ये भी स्टेशनरी होंगे। तो इनसे जो प्रोडक्शन होती है जिनकी फॉर्म, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह शामिल हैं, और कई हाइड्रोकार्बन्स हैं जो डायरेक्टली इन जो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं और एयर के अंदर आते हैं, और एग्जैक्टली इसी फॉर्म में ये जनरेट होते हैं। तो ये प्राइमरी सोर्सेज होंगे। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं। ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं जो सेकेंडरी कह सकते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से, उनसे ये लाइट के प्रोसेस से या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जाके ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं किसी आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करने के बाद ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें सल्फेट्स की, सल्फर डाइऑक्साइड से है कन्वर्जन है, और नाइट्रेट्स की जो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनकी कन्वर्जन है, और बहुत सारे इसमें वॉलेटाइल कंपाउंड हैं उनकी कन्वर्जन है। वो नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर एक और पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे एज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के सोर्स के तौर पे मौजूद रहती हैं, और प्लांट्स की लाइफ पे, एनिमल्स की लाइफ के ऊपर उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओके, तो टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स जो हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के जो टाइप्स और सोर्सेज हैं जो मोस्ट कॉमनली नज़र आते हैं, उसमें सबसे पहले जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड का है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली जो प्रोड्यूस करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एज अ प्राइमरी सोर्स के तौर पे सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है 49.1%। उसके बाद अगर देखी जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो 16.4% तक एज अ एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर। और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, वॉलेटाइल और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो, और पार्टिकुलेट मैटर जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऐश है, वॉल्केनिक ऐश हो सकती है, या कोई और ऐश के पार्टिकल्स हैं जो एयर पॉल्यूशन का सोर्स बनते हैं। मोस्ट कॉमनली आते कहाँ से हैं? सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें कार्स हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं, और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज़ होती हैं वो व्हीकल्स जो हैं वो इसका मेजर सोर्स है। 46.2% वो प्रोड्यूस करने में पार्ट प्ले करते हैं। सेकेंडली स्टेशनरी सोर्स फ्यूल कंबस्शन जो हैं, ऐसी फ्यूल कंबस्शन वाली ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें जनरेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे
जनरेटर्स पर्टिकुलरली जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं वो स्टेशनरी फ्यूल सोर्स कंबशन के तौर पर वर्क करते हैं। तो सेकंड मेजर सोर्स वो हैं, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरनमेंट में। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो 15% इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है वो 2.5% तक इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है, वाइल मिसलेनियस इसमें टैनरीज हैं और बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स आती हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करती हैं, वो नेग्लिजिबल अमाउंट में अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन वेजिटेशन है। वेजिटेशंस के ऊपर एयर पॉल्यूटेंट्स के क्या इम्पैक्ट हैं और वो किस तरह इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एयर पॉल्यूशन के जो साइंस हैं, जो डैमेज के साइंस जो प्लांट्स में आते हैं, प्लांट्स या वेजिटेशन जब भी वो एक्सपोज होते हैं किसी भी एयर पॉल्यूटेंट को, तो जनरली वो डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स शो करते हैं। तो कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा। नेक्रोटिक लीजन्स आते हैं, टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है और उन टिश्यूज़ की वजह से वो उनके अंदर वो डेड टिश्यूज़ के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो शो करते हैं कि यहाँ टिश्यूज़ की डेथ हो रही है, सेल्स की डेथ हो रही है। तो नेक्रोटिक लीजन नजर आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू दीज एयर पॉल्यूटेंट्स। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। कई ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो प्लांट्स के लीव्स की सरफेस को कवर करके उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रोक देते हैं, जैसे प्रिवेंटिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब वो फोटोसिंथेसिस रुकती है तो ग्रोथ रुक जाती है। या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में वो हर्डल क्रिएट करते हैं जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस का रुकना जो है ड्यू टू दीज एयर पॉल्यूटेंट्स, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक इशू होता है प्लांट्स के लिए। इसके बाद बहुत सारे जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऐश पार्टिकल्स हैं, तो ये स्टोमेटा को की ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, क्लोज कर देते हैं, उनको ब्लॉकेज कर देते हैं। ब्लॉकेज ऑफ स्टोमेटा की तरफ लेके जाते हैं तो गैसेस की एक्सचेंज और वाटर की एक्सचेंज जो है एयर एटमॉस्फेयर के साथ जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। सेकेंडली जो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है, क्योंकि स्टोमेटा जब ब्लॉक होंगे तो बहुत सारी गैसेस जो रेस्पायरेटरी गैसेस हैं वो मूव नहीं कर पाएंगी, तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाता। और चेंजिंग इन कलर जो आ जाती है, बहुत सारे कलर्स के अंदर जो चेंज आना शुरू हो जाती है, उसमें क्लोरोसिस, येलोइंग स्टार्ट हो जाती है लीव्स की, रेडनिंग इसके साइंस शो होते हैं, ब्रोंजिंग के साइंस शो होते हैं और मोटलिंग के साइंस शो होना शुरू हो जाते हैं। जो प्लांट्स के ये जनरलाइज सिम्टम्स हैं जो डैमेज के एयर पॉल्यूशन के फॉर्म में आप को एक्सपोजर पे प्लांट्स शो करते हैं। डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स को डिफरेंट साइंस वो रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ नेक्रोटिक लीजन्स की तरह शो करेंगे तो कुछ रेडनिंग शो करते हैं, कुछ मोल्टिंग, कुछ क्लोरोसिस। तो इस तरह के डिफरेंट साइंस हैं जो प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं और पॉल्यूटेंट टू पॉल्यूटेंट वेरी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्लांट्स और पार्टिकुलेट मैटर जो है। तो प्लांट्स पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली जिसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, ऐश पार्टिकल्स हैं, तो ये एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। तो जब प्लांट्स का इंटरेक्शन आता है इस तरह की एयर पॉल्यूशन के साथ, तो उसमें सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर में सबसे पहले जो आती है वो उसका साइज आपके माइंड में होना चाहिए कि लार्जर देन 10 माइक्रोन जो साइज होता है पार्टिकुलेट का, वो सेटल हो जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो ज़्यादा देर सस्पेंडेड नहीं रहता। तो इस तरह के जो पार्टिकुलेट्स होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुए हों या वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनोज की ऐश बहुत कॉमन एक सोर्स है, तो वो पार्टिकुलेट मैटर सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, और जो सराउंडिंग वेजिटेशन होती है उनके ऊपर वो अपनी एक लेयर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब वेजिटेशन और सॉइल के ऊपर जब वो अपनी लेयर उनकी सरफेस के ऊपर वो बनाते हैं, वहाँ सेटल होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, लाइट को रोक देते हैं, सॉइल का जो है सॉइल को कंटेमिनेट करना शुरू कर देते हैं, वेजिटेशन को डायरेक्ट जो लाइट कैप्चर करने की कैपेबिलिटी उसे रोक देते हैं, उनके स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जो स्मॉलर वन होते हैं इसमें से पार्टिकुलेट मैटर्स,
वो एयर के अंदर लॉन्गर टाइम के लिए वो मूव करते रहते हैं और वो डिस्पर्स होते रहते हैं, डिफ्यूज करते हैं एयर के साथ, विंड के साथ। और लार्जर तो क्योंकि बेसिकली वो सेटल डाउन होके लीफ की सरफेस पे आ जाएंगे या सॉइल सरफेस पे चले जाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर होते हैं अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में एयर में मौजूद हों तो वो डिस्पर्स फॉर्म में रहते हैं, डिफ्यूज फॉर्म में एयर में रहते हैं और वो क्वालिटी ऑफ लाइट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जैसे स्मोक वगैरह से आप वेल अवेयर हो, जब स्मोक की डेज आते हैं, स्मोक एक पॉल्यूशन की टाइप है, तो स्मोक जब आता है तो लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। लाइट इंटेंसिटी कम हो जाए तो अगर लॉन्ग के पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लांट्स को एक्सपोज रहें तो वो लो लाइट स्ट्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जो एक डैमेजिंग साइन है प्लांट की हेल्थ के लिए। डस्ट कवर्ड प्लांट लीव्स, कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट है, जैसे उसमें कोल डस्ट जो है एक टाइप है इंडस्ट्रियल, जो कोल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कोल एज फसल फ्यूल के तौर पर बर्निंग होता है, तो वहाँ से जो डस्ट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन की गई है, उसके सराउंडिंग में ग्रो होने वाले कुछ प्लांट्स जिनमें से मैंगो और लेमन के लीव्स हैं, उनके ऊपर ब्राउन नेक्रोटिक लीजन्स ऑब्जर्व किए कि जो टिप से स्टार्ट होते थे और डाउनवर्ड वो लैमिना की तरफ मूव करते थे, लीफ ब्लेड का जो ब्रॉडर पोर्शन है उस तक मूव करते थे। इसके अलावा ये जो कोल की डस्ट पार्टिकल्स थे, क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो ये सेटल डाउन होते हैं, तो स्टिग्मा सरफेस जो होती है, स्टिग्मा की सरफेस वो स्टिकी होती है, तो उसके ऊपर जब लैंड करते हैं ओपन फ्लावर्स में, जो फ्लावर्स ओपन होते हैं, ओपन पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, तो उसको एक लेयर कोट कर देते हैं और वो थिक डिपोजिशन जो पर्टिकुलेट मैटर होता है वो पोलन जर्मिनेशन या पोलन का लैंडिंग करने के बाद जो उसका प्रोसेस है कि वो जर्मिनेट करेगा, स्टिग्मा के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, स्टिग्मा का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ट्यूब जनरेट होगी तो उससे रोक देते हैं, और अगर पोलन ट्यूब जनरेट नहीं होती तो फ्रूट सेटिंग होती है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको इसका थोड़ा बताऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल नज़र आ रही होगी, ये एक ओपन फ्लावर है, तो पोलिनेशन का प्रोसेस है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, पोलन ट्यूब जनरेट करती है और वो उसकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और सीड फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट जनरेशन या फ्रूटफुल या नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू होती है। लेकिन डस्ट जो है वो कवर कर देती है स्टिग्मा की अपर लेयर को, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी अपर लेयर को, जहाँ स्टिग्मा का मॉइस्ट पोर्शन है, बिफोर लैंडिंग ऑफ पोलन्स के लैंड करने से पहले अगर यहाँ पे जो कोल की डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लैंड करते हैं तो वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ब्लैक कलर में आपको ये कोल के पार्टिकल्स रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, और पोलन अगर इसके ऊपर लैंड करता है तो वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं आता स्टिग्मा से, जिसकी वजह से वो स्टिग्मा के साथ इंट्रैक्शन क्रिएट ना होने की वजह से वो उसमें पोलन ट्यूब जनरेट नहीं होती, क्योंकि पोलन स्टिग्मा के ऊपर जो मॉइस्चर मौजूद होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो जर्मिनेट करता है और उसमें से पोलन ट्यूब जनरेट होती है। वो पोलन ट्यूब जनरेट ना होने की वजह से इसकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और फ्रूटफुलनेस की एक्टिविटी क्रिएट होगी। जैसे लेमन के अंदर अगर ये हो जाता है तो लेमन के बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं जो स्टिग्मा उनके ऊपर लैंडिंग करने की वजह से वो अपने पोलिनेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे, और पोलिनेशन अगर कंप्लीट ना हुई तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये एक उसका इम्पैक्ट है उसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स का। नेक्स्ट उसके बाद कह सकते हैं कि जब वो लीव्स को कवर करते हैं तो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल जब लीव्स को कवर करते हैं तो डेपोजिशन जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेट्रोलियम कोक पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कुछ बाई प्रोडक्ट के तौर पे ये प्रोड्यूस होती है, इसके पार्टिकल्स ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है उसको जब सेपरेट किया जाता है तो उसमें से बाई प्रोडक्ट के तौर पे पेट्रोलियम कोक के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके बारे में ऑब्जर्व किया गया कि ग्रीन ग्रैम्स जो हैं उनके ऊपर इन्होंने फोटोटॉक्सिसिटी शो की। फोटोटॉक्सिसिटी की फॉर्म में ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस करते हैं, जिसकी वजह से इनके सेटल डाउन होने की वजह से प्लांट प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता और लाइट कैप्चरिंग उसकी कैपेसिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो इन डस्ट कवर्ड जब लीव्स को कवर करते हैं तो ये टोटल क्लोरोफिल कंटेंट्स को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि
लाइट प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रहा होता, जब ये डस्ट पार्टिकल्स की लेयर्स लीफ के ऊपर आ जाती है तो प्रॉपर लाइट कवर नहीं कर कैप्चर नहीं कर पाते होते। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रॉपर लाइट नहीं मिलती तो जो प्लांट्स के क्लोरोफिल कंटेंट्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी ऑब्जर्वेशन मिली है जो प्लांट स्पीशीज में कैलियोट्रोपिस जो है, प्रोसीरा और केसीएफ एस्टूला जो हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज के अराउंड ग्रो करने वाले हैं। सीमेंट के जो प्रोसेस प्रोडक्शन के दौरान जो उसके डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं वो क्लोरोफिल कंटेंट्स को डिक्रीज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरह और एक इम्पॉर्टेंटली फ्लाई ऐश जो है, कई दफ़ा ये जो प्रोडक्शन है जहाँ पे वुड को बर्न किया जा रहा होता है या कोल को बर्न किया जा रहा है तो वहाँ से फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है, या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत सारी चेंजेस लेके आती है। क्यूटिकल जो पैटर्न्स हैं लीव्स के अंदर, क्यूटिकल लेयर्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू दीज ऐश पार्टिकल्स। इसके बाद जो स्टोमेटा हैं उनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ऐश पार्टिकल्स उनकी ब्लॉकेज कर देते हैं। जब ब्लॉकेज करते हैं तो वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, डेथ होना शुरू हो जाती है। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो डिक्रीज कर जाता है और उनका साइज भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द फ्लाई ऐश स्ट्रेस। और इसके अलावा जो होगा जो उसके जिन प्लांट्स के अंदर ट्राइकोम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो आउटग्रोथ होती हैं स्मॉलर, उनकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और उनकी लेंथ इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे ट्राइकोम, तो ये ट्राइकोम्स जो हैं इनका की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है और इनकी डेंसिटी, इनका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है प्लांट के अंदर, जो फर्दर प्लांट की ग्रोथ को के लिए प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्लांट्स के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड की पॉल्यूशन का क्या इम्पेक्ट आता है, प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की पॉल्यूशन को। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली सल्फेट ऑक्साइड ऑफ सल्फर हैं, तो इन्हें सॉक्स भी कहा जाता है, SOX लिखा जाता है कॉमनली सॉक्स पॉल्यूशन के तौर पे। तो सबसे जो मेजर इसका इम्पैक्ट फर्स्ट आता है कि ये मेम्ब्रेन्स परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, उसमें चेंजेस लेके आते हैं और उसमें पर ऑक्सीडेशन जो होती है इसका प्रोसेस रोल प्ले करता है। पर ऑक्सीडेशन के दौरान जो लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं और जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनका फंक्शन जो है उसकी मेम्ब्रेन को के अंदर एक स्ट्रक्चर जो लिपिड और प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो लिपिड्स की लेयर्स जब डिस्टर्ब होती हैं तो मेम्ब्रेन्स परमिएबल नहीं रहती, उनकी परमिएबिलिटी लॉस कर जाती है। सेकेंडली जो इसमें इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल है। अब जब प्लांट इनटेक करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड उनकी स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर जाती है, तो ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और फर्दर इनिबिशन स्टार्ट कर देते हैं। क्लोरोफिल की सिंथेसिस की जो सिंथेसाइज हो रहा है क्लोरोफिल, उसकी इनिबिशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि, और जब प्लांट न्यू क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं कर पाता, ऑलरेडी जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, तो इससे उसकी ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। तो नेट प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, रिडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। और ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की पॉल्यूशन है ये 20 से 25% तक रिड्यूस कर देती है फोटोसिंथेसिस को, जो प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी 20 से 25% तक रिड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है ड्यू टू द राइज इन ट्रांसपायरेशन रेट ड्यूरिंग सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्रांसपायरेशन रेट जब बढ़ता है तो वाटर यूज एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और प्लांट की दफ़ा प्रॉपरली वाटर अपटेक नहीं कर पाता, और अगर जो रूट जोन में वाटर की थोड़ी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है और प्लांट ऑस्मोटिक स्ट्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लास्टली इंक्रीज स्टोमेटल कंडक्टेंस आ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की पैसेज है और वाटर की मूवमेंट है, दोनों मूवमेंट क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ट्रांसपायरेशन रेट जब बड़ा हुआ होता है तो
कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट भी जो है ड्यू टू द स्टोमेटल कंडक्टेंस के उसमें मूवमेंट ऑफ गैसेज और वाटर बढ़ जाती है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं और सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के अंदर ये इसका जो पॉल्यूशन है ये इसको इन्हेंस करवाती है ताकि रिड्यूस किया जा सके जो डैमेज है क्लोरोफिल्स के अंदर उसको रिड्यूस किया जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक किया जा सके और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ किया जा सके ताकि जो सल्फर डाइऑक्साइड का इनटेक है प्लांट के अंदर वो रिड्यूस हो। तो ये इसकी वजह से ये चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसके लीजन्स हैं, किस तरह करके ये टिप्स की ब्राउनिंग स्टार्ट हुई हुई है, ये इम्पेक्ट आया हुआ प्लांट्स के ऊपर। इसमें ये रेडनिंग जो स्टार्ट हुई हुई है उसके मार्जिन के अंदर ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्योंकि क्लोरोफिल लॉस हो रहा है तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स जहाँ लॉस हो रहे हैं वहाँ पे जो है वो पोर्शन जो हैं उनके कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह ये मार्जिन जो हैं इनमें बर्निंग जो है ये भी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसकी लॉस की वजह से। तो प्लांट्स के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट जो पॉल्यूशन है जिसे हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं, नॉक्स, जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में से जिसे हम सॉक्स कहते हैं। ये नेक्स्ट वाला एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, गैस जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉक्स बेसिकली दो, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो तरह की गैसेस हैं जो नॉक्स कहलाती हैं। तो इन दोनों गैसेस का इम्पेक्ट प्लांट के ऊपर क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, सेंसिटिव प्लांट्स जो हैं वो 20 ppm तक जो है उनमें लीस्ट अमाउंट जो इन गैस की उसे टॉलरेट कर पाएँ। जो रेजिस्टेंट वन होते हैं वो 50 ppm तक इसे टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन 50 ppm या 20 ppm से जैसे ही बढ़ना शुरू होती है अमाउंट तो उनमें इंजरी साइंस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेंसिटिव प्लांट्स का जो है 20 ppm और 50 ppm से ऑनवर्ड उसमें इंजरी स्टार्ट हो जाती है। बिलो 20 ppm और 50 ppm उनके अंदर टॉलरेंस है वो उसे सर्वाइव कर सकते हैं इन अमाउंट्स के। तो प्लांट टू प्लांट ये चीज़ें वेरी करती हैं। हाई कंसनट्रेशन जो है इसकी ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो है वो फोलियर्स जो है प्लांट्स के अंदर जो लीव्स का पोर्शन है वो उनके अंदर नेक्रोटिक रीजन्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, टिश्यूज़ की डेथ स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो डेड पोर्शन जो ब्राउन पैचेस हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस के अंदर प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, डिफोलिएशन स्टार्ट हो जाती है, लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा अमाउंट में अगर वो इस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैप्चर होना शुरू हो जाए तो इनकी हाई कंसनट्रेशन इनिशियली नेक्रोटिक लीजन क्रिएट करती है और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग जब उसकी आ जाती है और एक्सेसिव अमाउंट उसमें होगी तो डिफोलिएशन स्टार्ट हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है ये ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ये स्टोमेटा की क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं और जो स्टोमेटल कंडक्टेंस है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसके कॉमन एग्जांपल देखेंगे कि बीन लीव्स के अंदर जब वो एक्सपोज हुए नाइट्रोजन ऑक्साइड को उन्हें एक्सपोज करके एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चेक किया गया तो उनमें स्टोमेटा क्लोजर और ट्रांसपायरेशन रेट ये दोनों रिड्यूस हुए हुए नज़र आए। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवेलेबिलिटी है जब प्लांट को नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुकना शुरू हो जाता है। और अगर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में कैप्चर कर ले प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा तो उसकी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और जब वो अपनी परमेबिलिटी लॉस कर पाती हैं तो कर जाती हैं तो उनका जो फंक्शन है प्रॉपर वो परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड की लीजन्स की, जैसे आपको बताया था कि नेक्रोटिक लीजन्स हैं सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये नेक्रोटिक लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं और बढ़ते जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉल्यूटेंट है एयर के अंदर मौजूद होता है ओजोन। ओजोन को बेसिकली आप उन लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि प्रोटेक्टिव लेयर है और फार अवे होती है, बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है।
लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है ये प्लांट्स के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो ये प्रॉप प्लांट्स के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो ये प्लांट्स के लिए एज अ हार्मफुल गैस के तौर पे सामने आती है, और इसका प्रेजेंट होना ओजोन का लोअर एटमॉस्फेरिक रीजन्स के अंदर ये प्लांट्स के ऊपर स्ट्रेस काज करता है ओजोन स्ट्रेस की फॉर्म में। तो ओजोन जो है ये डैमेज करती है और इसके भी नेक्रोटिक सिम्टम्स आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है एयर पॉल्यूशन के नेक्रोटिक सिम्टम्स इसलिए आते हैं कि ये डैमेज करता है, गैसेस जो हैं इनटेक होती हैं लीव्स के थ्रू, और लीव्स के थ्रू जब इंटर होती हैं तो इंटरनल टिश्यूज़ को ये डैमेज करती हैं। तो ये नेक्रोटिक सिम्टम्स कैसे आते हैं ओजोन की वजह से? ओजोन स्ट्रोमेटा के थ्रू जब एंटर होती है O3 जिसे हम कहते हैं एंटर होती है प्लांट्स के अंदर, स्ट्रोमेटा के अंदर, तो ये ऑक्सीडेशन स्टार्ट करती है, ये टिश्यूज़ को जाके ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देती है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से अर्ली मेच्योरिटी और अर्ली डेथ काज होती है सेल्स की। जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस के दौरान तो टिश्यू की जब बर्निंग होगी वो ये गैस एज आ ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट के तौर पे रेस्पायरेशन के प्रोसेस में पार्ट प्ले कर लेती है, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ट्रिगर कर देती है और लीव्स के टिश्यूज जो होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी डेथ की वजह से प्लांट्स के अंदर जो है वो उसकी लीजन आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये कंपैरेटिव एक पिक्चर नज़र आ रही होगी यहाँ पे। ऊपर वाला लीव है ये एक हेल्दी लीव है, इसके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन नीचे वाला लीव ड्यू टू द ओजोन इंजरी उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो गए हैं, ऑक्सीडेशन हुई है टिश्यूज़ की और उसके अंदर ये नेक्रोटिक लीजन्स बनना शुरू हो गए हैं। उसके बाद आता है प्लांट्स के ऊपर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है पैन पॉल्यूशन, पर ऑक्सीटाइल एसिटाइल पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स जो हैं पैन, ये पॉल्यूशन की सेकेंडरी पॉल्यूशन की एक फॉर्म है। और ये पैन एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे वर्क करता है और ये स्मोक क्रिएट करता है। जो स्मोक पॉल्यूशन है उसे क्रिएट करने में पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये जो लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन्स के साथ और नॉक्स जो है इसके साथ कम्बिनेशन में जाता है और इन दोनों की कम्बिनेशन से, दोनों के एक्शन से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और नॉक्स का जो कम्बिनेशन है ये दोनों मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और ये पैन क्रिएट करते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी जो है हाइड्रोकार्बन्स प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन और प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नॉक्स जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसेस हैं एयर के अंदर, ये सोर्स बनती है सेकेंडरी पॉल्यूशन का इन द फॉर्म ऑफ पैन। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है प्लांट्स के ऊपर? स्टोमेटल एंट्री जो होती है इसकी, जब स्टोमेटा के थ्रू ये एंटर होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसलिए रिड्यूस करते हैं क्योंकि ये इंजर कर देते हैं, इनकी वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंजरीज आना शुरू होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक मैकेनिज्म है वो इनहिबिट होना शुरू हो जाता है और ओवरऑल जो इसका एंजाइमेटिक सिस्टम होता है फोटोसिंथेसिस का वो उसके अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाती। तो ये एक एग्जांपल है, लेटस लीव है, सलाद पत्ता होता है कॉमनली सैलेड में खाया जाता है, उसके अंदर पैन जो अपटेक की वजह से इस तरह के लीजन आना शुरू हो जाते हैं, उसके क्लोरोप्लास्ट की इंजरी स्टार्ट होती है। तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे कि जो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो डिसअपियर हुए हुए हैं, वहाँ नज़र नहीं आ रहे उसमें जहाँ जहाँ ये इंजरी काज हुई। तो इनटेक करने के बाद ये गैसेस उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और इसके अलावा जो स्मोक की कंडीशन होती है अगर ये प्रोलॉन्ग रहती है तो ये डायरेक्टली आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है लीफ के सराउंडिंग में अगर वो इनटेक नहीं भी हो पाती तो स्मोक लाइट की जो है वो डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं और जो लाइट स्ट्रेस है उसकी तरफ प्लांट को लेके जाते हैं। और लास्टली जो एक पॉल्यूटेंट है एयर पॉल्यूशन में फ्लोराइड। फ्लोराइड्स जो हैं कंपाउंड्स जो हैं मोस्ट कॉमनली एरोसोल जो स्प्रेज हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, क्लोरीन के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो फ्लोरीन जो है ये कोनिफर और जो लाइकेंस हैं ये मोस्ट कॉमनली कह सकते हैं मोस्ट सेंसिटिव प्लांट स्पीशीज़ है फ्लोराइड पॉल्यूशन के लिए।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके फंक्शन जो हैं फोलियर सिम्टम्स के तौर पे आते हैं वो नेक्रोसिस है, जैसे बाकी पॉल्यूटेंट्स करते हैं और टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। इनका अपटेक जो है स्टोमेटा के थ्रू जब होती है तो लीफ के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, नेक्रोसिस के रीजन आते हैं। क्लोरोसिस की फॉर्म में येलोइंग ऑफ लीफ भी इसमें आती है, क्योंकि पिगमेंट लॉस जब होना शुरू होता है, पिगमेंट्स के लॉस की वजह से क्लोरोसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और डिसकलरेशन भी आना शुरू हो जाती है। तो ये इसकी एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी, लीफ स्पॉट्स जो है फ्लोरीन टॉक्सिसिटी की जो इम्पेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ तक हमारी जो है डिस्कशन थी एयर पॉल्यूशन के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो काइंडली इसको देखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं और इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।